तो बच्चों आज अपना डायमेंशनल एनालिसिस तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसका बन जाता है। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट पॉइंट ये है कि कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के। जो कांस्टेंट के आपने यूज करा था ना, याद करो, आप ऐसी एक इक्वेशन बनाते थे, फोर्स मास पर डिपेंड है, वेलोसिटी पर डिपेंड है, रेडियस पर। तो ये जो के था, ये के था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो आपको जैसा कि पता है, इस के की वैल्यू लास्ट में जाके हम खुद लिखते थे, या तो 1 लिखते हैं या 2 पाई या 6 पाई। इस के बारे में हमें डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं चल पाता, क्योंकि ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो इससे कैन नॉट डिटरमाइन, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ये इसके पहला ड्रॉबैक कह लो या पहली लिमिटेशन कह लो। कैन नॉट डेराइव द रिलेशंस, ऐसे वाले रिलेशंस को डेराइव नहीं कर सकते। हमने कौन कौन से रिलेशन डेराइव किए थे? हमने ये वाला रिलेशन डेराइव कर दिया था, ये कर सकते हैं। हम ये वाला कर सकते हैं डेराइव, ठीक है, हम ये वाला रिलेशन डेराइव कर सकते हैं। तो ऐसे रिलेशन जिनमें केवल मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो, केवल वो रिलेशन डायमेंशनली डेराइव हो सकते हैं। पर जिनमें बीच में प्लस आ रहा हो, इसको आप इसकी करेक्टनेस को तो चेक तो हो जाएगा ये, इन इक्वेशंस को आप चेक कर सकते हो, पर इनको डेराइव नहीं कर सकते हो। डेराइव वाला, चेक करने वाला तो फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट वाला तो हो जाएगा इनमें। लेकिन जो थर्ड पॉइंट था जिसमें हम रिलेशन बनाते हैं, वो रिलेशन ये प्लस और माइनस वाले, जिनमें एडिशन हो जाए या सब्ट्रैक्शन हो जाए, उन्हें हम डायमेंशनली डेराइव नहीं कर सकते हैं। उनकी करेक्टनेस को चेक तो कर सकते हैं, इनको डेराइव किया जा सकता है जिसमें प्लस या माइनस कहीं पर नहीं आ रहा हो। थर्ड पॉइंट ये है, कैन नॉट डेराइव अ रिलेशन विच हैव ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मतलब होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर किसी इक्वेशन में साइन थीटा, कॉस थीटा आ रहा है, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, ई भी एक कांस्टेंट होता है, ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है इसकी। तो ये अगर आ रहे हैं किसी इक्वेशन में, तो ये डायमेंशन लेस होते हैं एक्चुअली। जैसे ये के डायमेंशन लेस था ना, वैसे ही ये भी डायमेंशन लेस होते हैं। तो जो डायमेंशन लेस होता है, क्या आप उसको डेराइव कर सकते हो? उस फॉर्मूले को नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस इक्वेशन में साइन थीटा, कॉस थीटा है या नहीं। तो एक इसका ड्रॉबैक ये है कि जिन इक्वेशंस में या जिन फॉर्मूले में साइन थीटा, कॉस थीटा या स्मॉल ई आता है, ये भी एक डिजिट होती है, एक कांस्टेंट होता है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर ये कहीं भी आ रहा है, लॉग, एंटी लॉग भी आ रहे हैं, तो आप उस फॉर्मूले को परफेक्टली डेराइव नहीं कर सकते विद द यूज ऑफ डायमेंशंस। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, कैन नॉट डेराइव अ रिलेशन इन विच अ फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड हो। अभी हमने ये सारे रिलेशन निकाले, इसमें हमने देखा फोर्स मास पर, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड है। कितनी क्वांटिटी पर डिपेंड था? 3 पर। यहां पर हमने फोर्स देखा लेंथ और जी पर डिपेंड है, 2 पर है। यहां पर भी 2 क्वांटिटी पर डिपेंड है। तो ये रिलेशन तो हमने निकाल लिए, पर कहीं पर मैं आपसे कहूं कि एक फिजिकल क्वांटिटी 4 फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड है, तो फिर ये मान लेना उसको आप डेराइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास इसमें इक्वेशन, जब हम डेरिवेशन का पूरा न्यूमेरिकल देखते हैं, तो हमारे पास 3 ही इक्वेशन आती हैं एबीसी फाइंड करने के लिए। याद है आपको? अब 3 इक्वेशन से 4 अननोन को कभी भी फाइंड नहीं किया जा सकता, इसलिए हम उस रिलेशन को नहीं निकाल पाएंगे जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 क्वांटिटीज पर डिपेंड हो। हाँ, उन पर उनका निकल जाएगा जिसमें 3 या उससे नीचे वाली हो। 3 पर डिपेंड है कोई फिजिकल क्वांटिटी, इसको डेराइव कर लोगे। 2 पर डिपेंड है, इसको डेराइव कर लोगे। 2 पर डिपेंड है, कर लोगे। 4 पर डिपेंड होती तो नहीं कर पाते, 5 पर होती नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 3 बनती है, और इक्वेशन जब 3 बनेंगी तो फिर हम 4 क्वांटिटीज को कैसे डेराइव करेंगे? ठीक है, तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं बच्चों, लिमिटेशंस हैं। इनको आप अच्छी तरीके से एक बार लर्न कर लो लिख के, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट आंसर में ये आ जाए। अब बच्चों, ये हमारा डायमेंशन का काम कंप्लीट हो चुका है। कल आपका जो टेस्ट होगा सैटरडे को, यहां तक आएगा उसमें। ठीक है, आप जो पढ़ रहे हैं वो नहीं आएगा। अब मैं आपको मेजरमेंट बता रहा हूं, मेजरमेंट करेंगे हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। इन तीनों का मेजरमेंट करके आपको बताना है इनको मेजर कैसे कैसे किया जाता है।
मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। इसमें सबसे पहले मैं मेजरमेंट ले रहा हूं लेंथ का, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, अब आपको मेजरमेंट करके बताया जाएगा कि लेंथ को मेजर हम कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है मेजरमेंट ऑफ लार्ज लेंथ, बोल लो बड़ी बड़ी लेंथ का, या डिस्टेंस, एक ही बात है, लार्ज डिस्टेंसेस। तो सब फर्स्ट पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हम लार्ज डिस्टेंसेस, बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस का मेजरमेंट करते हैं। अब सुनो, ये बड़ी बड़ी डिस्टेंस कौन सी होती है, लार्ज डिस्टेंसेस कौन सी होती है, ये आपका अर्थ है। अब अर्थ से आपको किसी, मान लो मार्स की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये डिस्टेंस क्या आप मीटर स्केल से फाइंड कर लोगे? अर्थ से मार्स एक प्लैनेट है, उस प्लैनेट की आपको अर्थ से डिस्टेंस फाइंड करनी है, या कोई स्टार हो, सन हो, इस सन की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो क्या ये डिस्टेंस आप मीटर स्केल से मेजर कर सकते हो? क्या ये आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इन बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर हम डायरेक्टली नहीं कर पाते। तो फिर साइंटिस्ट को पता कैसे चलता है कि सन हमारी अर्थ से इतनी दूरी पर है या मार्स हमारे अर्थ से इतनी डिस्टेंस पर है? ये पता कैसे चलता है? इसके लिए वो एक मेथड का यूज करते हैं इस डी को फाइंड करने के लिए, जिसे बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। कौन से मेथड का यूज करते हैं? पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। और ये डिस्टेंस, जो बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस हैं, उनको ये यहाँ बैठे बैठे अर्थ पर ही फाइंड कर लेते हैं, इन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये कैसे होता है पूरा प्रोसेस उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझो कि ये पैरेलैक्स क्या होता है। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पैरेलैक्स क्या होता है। तो पैरेलैक्स क्या होता है बच्चों, सुनना ध्यान से। जैसे ये एक पेन है, अब आप इसको सबसे पहले अपनी लेफ्ट आई को बंद करके और राइट आई से जब देखोगे, ठीक है, आप ऐसा ही करके देखना, आपके पेंसिल या पेन या कुछ भी मार्कर वार्कर जो भी हो आपके पास, उसको ऐसे सामने रखना। अभी सबसे पहले मैंने लेफ्ट आई को क्लोज करके और राइट आई से मैं इसको देख रहा हूं, और बैकग्राउंड में जो भी वॉल आ रही है उस वॉल पर इसकी पोजीशन देखना। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट आई को क्लोज करना और राइट आई से इस पेन को देखना, बैकग्राउंड पर इसकी पोजीशन को नोट कर लेना आंख से। अब आप राइट आई को बंद करके लेफ्ट आई से देखना। तो जब बारी बारी से आप एक एक आई से ऐसे करके देखोगे तो आप देखोगे बैकग्राउंड पर इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, जब आप एक आंख से देखते हो तो इधर कहीं आता है, जब दूसरी से देखते हो तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो इस पोजीशन का चेंज हो जाना ही क्या कहलाता है? पैरेलैक्स। जब हम दो जगह, अलग अलग जगह से किसी एक पॉइंट को देखेंगे तो वो बैकग्राउंड पर उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पैरेलैक्स। ठीक है, और पैरेलैक्स मेथड बना दिया गया, इसी प्रोसेस पर बेस्ड है, जिससे हम किसी भी बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अर्थ पर दो पॉइंट हैं, दो अलग अलग पोजीशन है, ए एंड बी। ठीक है, और हमें यहाँ पर एक, मान लो सन की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो इस सन को हम पहले ए से देखेंगे, फिर हम थोड़ा सा दूर जाएंगे और इसे बी से देखेंगे। तो दो अलग अलग, जैसे हमने अभी एक राइट आई से देखा पेन को और एक लेफ्ट से देखा, उसी तरीके से हम दो अलग अलग पोजीशन जो अर्थ पर हैं, अर्थ पर तो हम यहाँ से और कहीं थोड़ा दूर जाके इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, टेलीस्कोप से, सॉरी। तो टेलीस्कोप से जब हम इसको देखेंगे तो ये जो दो प्लेसेस हैं, दो अलग अलग पोजीशंस हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बेसिस बोलते हैं। जैसे अभी आपने अपनी दोनों आंखों से देखा था ना इस पेन को, तो दोनों आईज के बीच की जो डिस्टेंस है इसको बेसिस बोलेंगे, स्मॉल बी से इसको शो किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, अर्थ पर दो अलग अलग पोजीशन ए और बी से हमने सन को टेलीस्कोप से देखा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई है बी। ये जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं डी, जो हमें फाइंड करनी है। ये दोनों ही डिस्टेंस डी होंगी। अब अर्थ से सन की डिस्टेंस जब आप मेजर करोगे तो ये तो नहीं कहोगे ना कि इंडिया से कुछ और है और अमेरिका से कुछ और है, क्योंकि उसको तो नेग्लिजिबल माना जाएगा उस डिस्टेंस को। तो दोनों जगह से अलग अलग देखने पर इस डिस्टेंस को हम, और ये ज्यादा डिस्टेंस नहीं होती, बी जो होती है स्मॉल बी, इसको कम ही माना जाता है। तो ये जो डी है अब हमें इसको फाइंड करना है। यहाँ पर एक एंगल बना, इसको पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं या पैरेलैक्टिक एंगल बोलते हैं इसको, थीटा को। ठीक है,
तो अब इस डायग्राम से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं डी, वो एक सिंपल सा मेथड है, एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर जो कि आपने 11 में भी पढ़ रखा है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये तो बेसिस है, ध्यान रखना, ये क्या है, बेसिस। ये वो डिस्टेंस है जो आपको फाइंड करनी है, और ये है पैरालैक्टिक एंगल, पैरालैक्टिक एंगल या फिर इसको पैरालैक्स एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यूज डालें तो एंगल तो हो गया थीटा, आर्क हो गया आपका बी, इसको आर्क माना जाएगा यहां पर, और रेडियस हो गई इसकी डी। ठीक है, तो ये हमें यहां पर वैल्यू मिल जाती है। अब बी बहुत छोटा होता है विद रेस्पेक्ट टू डी, ये ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया था ना, ये बेसिस जो है ये बहुत छोटी डिस्टेंस है और डी तो बहुत बड़ी डिस्टेंस है। तो b इज वेरी लेस देन टू d, यानी कि b अपॉन d इज वेरी लेस देन टू 1, ये 1 से बहुत छोटा होता है, इसलिए ये फॉर्मूला हमारा परफेक्टली यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हमने स्ट्रेट माना ना, इसको स्ट्रेट जब भी माना जा सकता है। ये अब आप कहोगे सर ये तो आर्क था, पर ये बहुत छोटी डिस्टेंस है इसलिए इसको हमने एक स्ट्रेट लाइन मान लिया है। ठीक है, तो ये आर्क है जिसको स्ट्रेट लाइन जैसा आपको दिख रहा है, तो ये आर्क और ये रेडियस है इसकी जो है d, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, b अपॉन डी, पर हमें फाइंड क्या करना है, d, तो d क्या हो जाएगा, b अपॉन थीटा। अब b तो है, b तो आप डायरेक्टली मेजर कर लोगे क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस आपकी अर्थ पर ही है, तो इसको तो डायरेक्ट मेजर करो। और जो थीटा है वो टेलीस्कोप से मेजर किया जाता है, टेलीस्कोप से आपको ये एंगल पता चल जाएगा कि कितना बन रहा है दो पोजीशन से, तो ये टेलीस्कोप से मेजर्ड बाय टेलीस्कोप। अब जब ये दोनों चीजें आपके पास आ जाएंगी, ये दोनों क्वांटिटीज आ जाएंगी, देन यू गेट डी ऑल्सो। तो डी जैसे ही आपको मिल जाएगा, आपके पास पता चल जाएगा कि सन अर्थ से कितनी डिस्टेंस पर है। क्लियर है, तो इसके लिए केवल दो क्वांटिटी चाहिए होती है, एक बेसिस और एक एंगल। तो ये बेसिस तो हमें डायरेक्टली मेजर करेंगे क्योंकि अर्थ पर एक और दूसरा प्लेस है, उनके बीच की डिस्टेंस तो आप बता सकते हो, और जो थीटा है वो हमें टेलीस्कोप से मेजर कर दिया जाता है। टेलीस्कोप ऐसे होते हैं जो हमें उस एंगल को बता देंगे कितना एंगल हमें, जब हम यहाँ से वहां तक गए तो हमें कितना एंगल वो बना बीच में। तो ये वैल्यूज अगर हम इसमें डाल देते हैं तो हमें डी मिल जाएगा, और हमें फाइंड यही करना था डी। अब डी बहुत बड़ी डिस्टेंस थी जिसे हमने एक स्मॉल से फॉर्मूले से फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से ये मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं पैरालैक्स मेथड। लार्ज डिस्टेंसेस को फाइंड करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट में अपन कल पढ़ेंगे, कल के वीडियो में, कल तो टेस्ट है आपका, अगले वीडियो में पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस। अब बहुत छोटी छोटी डिस्टेंसेस भी होती हैं, जैसे कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनके बीच की डिस्टेंस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच की डिस्टेंस। तो इतनी छोटी डिस्टेंस पर कैसे, जिसको हम देख ही नहीं पा रहे, उनके बीच की डिस्टेंसेस को कैसे मेजर किया जाएगा, वो हम सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे। ठीक है, देख लो इसको एक बार।